हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस करेंगे आज 7th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने पूरा मगध एम्पायर पढ़ा, हम लोगों ने पूरा मौर्यन एम्पायर को पढ़ा। हल्के हल्के जो बेसिक्स एनसीईआरटीज में दिए हुए थे वही हमने देखे हैं बेसिकली इसमें, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि एक क्रोनोलॉजी क्या है। और उस क्रोनोलॉजी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोगों ने अभी तक देखी हैं, जो बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स हैं, जो बहुत फाइन डिटेल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं अपने एडवांस्ड कोर्सेज में। सो इट इज़ जस्ट अ बेसिक बैकग्राउंड कि भाई हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी, सो दैट आपको ये ना हो कि जब एडवांस्ड कोर्स में हम पढ़ें कि अशोक उस टाइम पर थे, उन्होंने कलिंग वॉर को लड़ा था, उसके बाद बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, तो आप ये ना बोलो कि क्यों बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना। तो थोड़ा सा अपने को एक बेसिक बैकग्राउंड सा पता होना चाहिए ताकि उसके ऊपर हम लोग जो है एक बढ़िया से बिल्डिंग बना सके ऑफ नॉलेज। सो दैट्स बेसिकली द ऑब्जेक्टिव कि एनसीईआरटी हमें इसलिए करनी है सारी की सारी। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। जो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो एनसीईआरटी से ही बनी है, तो ये आपका एक बेस क्रिएट कर देंगे और फिर हम डिफरेंट बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका जो पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। इसमें आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको बस चीज़ें जो है बस पता है, बिकॉज आपने पहले एक बार रिवीजन करी एनसीईआरटी के थ्रू पूरी हिस्ट्री की, फिर आपने बुक्स के थ्रू रिवीजन करी पूरी हिस्ट्री की, फिर आपने लेक्चर्स को भी देखा है। सो अगर आप एक ही चीज़ को 3-4 बार पढ़ते हैं, फिर बार बार रिवाइज करते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, देन अल्टीमेटली एक साल में आपकी तैयारी ऐसी हो जाती है कि अगर क्वेश्चंस आपके टोटल 20 आए हैं हिस्ट्री में से, तो कम से कम 15-14 तो हम लोग अटेम्प्ट कर ही लेते हैं अच्छे वाले, जिसमें वो सही होते हैं वो, है ना। अब 20 के 20 अटेम्प्ट करने के लिए आप जाओगे तो फिर हम खतरे में पड़ जाएंगे। दिक्कत यही आती है, 20 क्वेश्चन में से आप सोचते कि मुझे 19 आने चाहिए, 19 नहीं आएंगे। आपको कट ऑफ जो है 80, 90, 100 जितनी भी जाती है हमारे 200 मार्क्स में से यूपीएससी में, वो कंप्लीट करनी है। तो जिसके हिसाब से जो है आपने अटेम्प्ट अपने पेपर को करना है। ओके, सो ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस, एंड उसमें से जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। सिलेबस अब जो है ना यूपीएससी ने ऐसा दिया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो हिस्ट्री में क्या आता है, अब जो कल हुआ था वो भी तो हिस्ट्री में ही आता है, वो कौन सा प्रेजेंट है, अब जो आगे आएगा वो फ्यूचर में आएगा। तो कहाँ तक उसकी लिमिट है ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, कहाँ तक जा सकते हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, किसी डायनेस्टी का, किसी एम्पायर का कितना डीप पूछ सकते हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो हल्का सा इसलिए ना कन्फ्यूजन रहती है, तो उसको ही खत्म करने के लिए हमने बस ये सोचा है कि कम से कम 20 में से हमारे जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हमारे ठीक हो जाए। ओके, चलो, तो एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 6 एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को अभी तक पता है कि भाई जनपद और महाजनपदों में से हम लोगों ने 16 महाजनपदों की बात की थी, उसमें से जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट रूलर्स हैं उनके साथ उभर कर सामने आया। और पूरा जो इंडिया है, एक्सेप्ट थोड़े बहुत सदर्न एरियाज वाले किंगडम्स, पूरा जो इंडिया है वो मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे पूरा का पूरा डेवलप हो चुका था। ठीक है, तो मगध के टाइम पर बढ़िया तरीके से जो है चीज़ें हुई, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो गया, तो मॉडर्न एम्पायर फिर आया है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो हमारी क्लियर है अभी तक। ओके, अब अगर हम बात करें द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, अब आपको पता है कि भी अशोक की डेथ के बाद ना कोई एफिशिएंट रूलर आया ही नहीं मॉडर्न एम्पायर को जो काफ़ी सालों तक चला सके। तो 50 सालों बाद अशोक की डेथ के बाद मॉडर्न एम्पायर भी डिक्लाइन करना शुरू कर चुका था, क्योंकि एफिशिएंट रूलर्स का होना, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का होना, बढ़िया इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होना, मिलिट्री का बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड होना, इन्वेजन्स का ना होना, बढ़िया रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि भाई कोई भी एम्पायर डिक्लाइन करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो ये सब हुआ उस टाइम पर, तभी मॉडर्न एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर गया, और 185 बीसीई के आसपास जो है मॉडर्न एम्पायर कंप्लीटली काइंड ऑफ डिक्लाइंड। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जब पूरा इंडिया आपने अपने अंडर में लिया हुआ था, एक अथॉरिटी थी सेंट्रलाइज्ड आपकी, पाटलिपुत्र में बैठकर आप जो है रूल करते थे, अब अगर वहां पर बढ़िया रूल नहीं है तो जितने भी आपके आसपास के एरिया के ये किंगडम्स हैं वो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके यही हुआ, डिफरेंट रीजनल किंगडम्स जो हैं वो डेवलप हुए, बिकॉज देयर वाज नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी जिसको जो है लोग टैक्स पे कर सकें, या जिसको सिक्योरिटी के लिए, जिसको सेफ्टी के लिए देख सके, है ना। तो वो सब चीज़ें अब नहीं रही थी, सो दैट्स वाई डिफरेंट किंगडम्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, एंड दैट इज वाई दिस एज इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन एज।
अब इस चैप्टर को पूरा करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा? सबसे पहले समझ में आएगा व्हाई इज द पीरियड दैट फॉलोड बाय द मॉडर्न एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अलग अलग किंगडम्स जो हैं वो आ चुके थे कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे एक डायनेस्टी आई है 100 सालों के लिए, एक डायनेस्टी आई है 200 सालों के लिए, 300 सालों के लिए, तो ये बहुत ना कम टाइम पीरियड है रूल करने के लिए। तो ऐसे 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 जो है ना काफ़ी सारे डायनेस्टीज एक ही मतलब एक पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर एग्जिस्ट करती हैं और कुछ टाइम के लिए बस आई हुई हैं। सो दैट्स वाई द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा जो पूरा इंडिया है वो रीऑर्गेनाइज हो रहा है। इसके अलावा यू लेट टू नो दैट व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड। वो बुद्धिज्म में मानते थे, जैनिज्म में मानते थे, या फिर वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में बिलीव करते थे, क्या थे? तो वो सारी वैल्यूज आपको पता लगेंगी इससे। एंड लास्ट में जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो कौन कौन से इंडिया में आए, उनकी वजह से सोसाइटी ऑफ इंडिया कैसे इम्पैक्ट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, इसमें ये सारा का सारा चीज़ें हम लोगों ने पढ़ना है। अशोक के सक्सेसर्स बहुत ज़्यादा वीक थे, इनएफिशिएंट थे, दैट्स वाई जो गद्दी है वो लोग संभाल के नहीं रख पाए। और 185 BCE के आसपास जो है मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर चुका था, क्योंकि उस टाइम पर मौर्यन एम्पायर में ना कमांडर इन चीफ मिलिट्री के हुआ करते थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने जो है लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन एम्पायर जो बृहद्रथ हैं उनको मारा, उनका असैसिनेशन किया और अल्टीमेटली जो गद्दी है वो अपने हाथों में ले ली। इसीलिए आफ्टर मौर्यन एम्पायर उस पूरे एरिया में जो पाटलिपुत्र वाला एरिया था वहां पर डिस्टैब्लिश होती है आपकी शुंग डायनेस्टी। अगर आप मैप देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज द मैप, दिस इज द एरिया जहाँ पर मौर्यन एम्पायर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। एंड नाउ दिस एरिया बिलोंग्स टू शुंग डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने अब मार दिया है द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके, अब देखो ना थोड़ा सा इसमें ये भी था कि जो आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वाले रीजन्स वाले प्रोविंसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे, बिकॉज मॉडर्न एम्पायर ने काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी। एंड दैट्स वाई डिफरेंट इन्वेजन्स जो हैं वो भी देखने को मिले वहाँ पे। ग्रीक्स आए, कुषाण आए, है ना, तो काफ़ी सारे और जो इन्वेडर्स हैं वो इंडिया में आए। तो वो दैट इज़ वाई जो आपका ये पूरा एरा है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नए किंगडम्स हमारे धीरे धीरे बन रहे थे एंड दे वर कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग टू बिकम पावरफुल। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा उसका ही जो पूरा राज्य है वो मॉडर्न एम्पायर के जैसे फैलेगा। अगर आप वीक हैं तो कोई ना कोई आपके ऊपर दोबारा से अटैक करके आपको अपना बंदी बना लेगा, आपको अपने डिपेंडेंट में ले आएगा। ओके, सो दैट्स वाई द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। और अशोक के बाद ये जो पूरा मॉडर्न एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ा एंड अल्टीमेटली पुष्यमित्र शुंग ने एस्टैब्लिश करी आपकी शुंग डायनेस्टी। और यहाँ से शुरू होता है द सर्ज ऑफ द शुंग्स। ठीक है, इसको मतलब शुंग डायनेस्टी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में शुंगास भी आप बोल सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या बोलना चाहते हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ है कि जो नए किंगडम उभर कर सामने आ रहे थे, जैसे कुछ एरिया में कोई सा किंगडम है, किस एरिया में कोई सा किंगडम है, दैट नाउ कम्पीटेड फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल, कि भाई ये एरिया जो है वो मेरे कंट्रोल में आ जाए या फिर ये मुझ पर अटैक ना करे, सो दैट मैं पीसफुली अपने यहाँ पे जो है राज कर सकूँ। यही हुआ। अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो सबसे खतरा ज़्यादा आपको कहाँ पर है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना। अब इंडिया को खतरा कहाँ से है? चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, क्योंकि जुड़े हुए एरियाज हैं हमसे। अब हमें खतरा यूरोप से तो नहीं है ना, फ्रांस से तो नहीं है कि वो हम पे अटैक कर देगा। कर सकता है, देखो वो कर लेगा, लेकिन वो इमीडिएट खतरा नहीं है हमारा। मतलब ये बहुत छोटे छोटे हर रोजमर्रा के खतरों में से नहीं आता फ्रांस वाला खतरा हमारे लिए। तो अब अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो करो आप मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जो शादियां हैं अपने बच्चों की उन डायनेस्टी के लड़कियों से करवा दो या उनके लड़कों से करवा दो। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इससे जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बने रहते हैं। ठीक है, या फिर आप यूज ऑफ फोर्स या यूज ऑफ वॉरफेयर कर सकते हैं कि भाई मैं क्योंकि पावरफुल हूँ, मुझे पता है, तो मैं अगर आप पे अटैक करूंगा तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव दैट अटैक, तो मेरा जो राज्य है वो सही ढंग से चल पड़ेगा। तो ये दो ही तरीके थे, सभी अपना रहे थे एंड अल्टीमेटली ये सारे जो चीज़ें हैं इस वजह से अलग अलग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, छेदी, सातवाहन, चोला, चेरा, पांड्या, इन सदर्न एरियाज, और जो डायनेस्टीज बाहर से आई इंडिया में जैसे इंडो ग्रीक्स, शक, कुषाण, ये सारे के सारे बाहर से आए थे। ये सब इंडिया में ही कहीं ना कहीं डेवलप हुए थे कि कोई उनका मिलिट्री का कमांडर था, कोई उनका लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर वाले एरियाज में से थे।
तो कहने का मतलब ये कि ये अपने आप ही रीऑर्गेनाइज हुए हैं, ये इंडिया में आए हैं इन्वेड करके। ठीक है, तो अगर आप शुंग डायनेस्टी की बात करोगे तो जो पुष्यमित्र शुंग है दैट वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और इन्होंने जो एरिया था मौर्यन एम्पायर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड था, पूरा सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इन सब पे जो है काफ़ी ज़्यादा रूल किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि जैसे मौर्यन एम्पायर में अशोक के टाइम पर ना बुद्धिज्म को काफ़ी प्रमोट किया गया था, और बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस की जो टीचिंग्स हैं वो काफ़ी मतलब मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था वो डिक्लाइन कर चुका था। ठीक है, अब जब पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन एम्पायर के रूलर को मारा, तब उनके दिमाग में ये रहा कि बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिस्ट फिलोसफीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दोबारा से जो वैदिक रिचुअल्स हैं या जो ब्राह्मणिज्म है या जो हिंदुइज्म है उसको दोबारा से डेवलप किया जाए। जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा पहले एग्जिस्ट करती थी, जो अभी धीरे धीरे नहीं उसको फॉलो कर रहे थे लोग, तो अब दोबारा से किया जाए वो सब कुछ। सो दैट्स वाई यू विल सी दैट जो वैदिक रिचुअल्स हैं और जो परंपराएं हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इस एरा में आपको डेवलप होती हुई दिखेंगी, जिसमें से एक है आपका अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है वैदिक रिचुअल है जो एक राजा करवाता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता है और उस घोड़े को बिल्कुल खुलेआम छोड़ दिया जाता है बिना लगाम के, और जिस जिस टेरिटरी में वो घोड़ा जाएगा, अगर उस टेरिटरी से बिल्कुल शांतिपूर्वक निकल गया तो दैट एरिया बिलोंग्स टू राजा। लेकिन अगर किसी ने उस घोड़े को रोका तो वो जो है लड़ाई करेगा राजा के साथ, और जो उसमें जीतेगा फिर अल्टीमेटली कंट्रोल जो है उस एरिया में उस राजा का हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द टेरिटरीज वर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, है ना। तो एक तो ये चीज, तो वैदिक रिचुअल्स आए यहाँ पे। दूसरा, इन्होंने ना जैसे जो बाहर से इन्वेड कर सकते थे उनके साथ ना बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे। जैसे इंडो ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स हो गए, उनके काफी सारे मिलिट्री कैंपेन्स अभी धीरे धीरे लॉन्च हो रहे थे, तो उनके साथ भी जो है उन्होंने काफी रिलेशनशिप अच्छे बनाए, सो दैट अपने एरिया को वो सिक्योर या सेव करके रख सके। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो काफी अच्छी साबित हुई इन लोगों के रूल के हिसाब से। इन्वेजन जो है वो रुके कम से कम इस नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में। ठीक है, इसके अलावा यस वी हैव सीन दैट द स्पिरिट विटनेस द रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, बट ऑल्सो ऐसा भी नहीं था कि बुद्धिस्ट फिलोसफी खत्म हो चुकी थी वहां पे। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि भाई जो डोमिनेशन थी नाउ इट इज ऑफ वैदिक रिचुअल्स। जैसे अशोक एम्पायर के टाइम पर, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो है बुद्धिज्म ज्यादा डेवलप कर रहा था एज अ रिलीजन, अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ चुका है। सो दैट इज वाई, बट इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो डायनेस्टी है वो बहुत देर तक टिक नहीं पाई। कम से कम ऐसे 80 90 100 साल तक ही जो है ये टिक पाई, और अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी चली गई। ठीक है, एक तो ये चीज। इसके अलावा इसमें पूरा दिया हुआ अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अब इसमें और क्या क्या चीजें हुई, वैदिक रिचुअल्स आए थे, अश्वमेध यज्ञ जो है वो परफॉर्म किया गया था, और संस्कृत जो है वो सबसे अच्छी और सबसे प्रिफर्ड लैंग्वेज चूज की गई फॉर ऑल द लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, पहले हमने देखा था बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोकन एम्पायर के टाइम की या फिर मॉडर्न एम्पायर के टाइम की। अब जो है लैंग्वेज हैज बीन चेंज टू संस्कृत अगेन। ठीक है, और साथ में जो शुंग है उन्होंने लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सब पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्फेसिस डाला था, और इसीलिए इसका एक जो सबसे बेस्ट सबूत है वो है आपका भारूत स्तूप। ये जो आपका भारूत स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में है। जैसे हमने सांची स्तूप किया था ना, वैसा ही ये वाला पूरा स्तूप है। जैसे ये रेलिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, बढ़िया कार्विंग हो रखी हैं दीवारों पे। यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन का एक सिंबल है जिसको एलिफेंट ने बैलेंस करके रखा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुंग डायनेस्टी के लिए आपको ये जो बारहूत स्तूप है ये ध्यान रखना है। ये दिखाता है कि भले ही वैदिक रिचुअल्स यहाँ पे डेवलप हुए, लेकिन फिर भी जो है बुद्धिज्म का होल्ड यहाँ पे नहीं गया, एंड दैट्स वाई बुद्धिज्म इज स्टिल रिलीजन एग्जिस्टिंग इन इंडिया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है वो डेवलपमेंट होती गई एज अ रिलीजन इसकी। इसके अलावा इन्होंने जो ये भारूत स्तूप है ये बना भले ही अशोक के टाइम पे बना था उसमें, लेकिन जो ये ब्यूटीफुल रेलिंग्स हैं, कार्व्ड रेलिंग्स हैं, रिलीफ्स हैं, जो बुद्धा के लाइफ की सारी स्टोरीज बता रहे हैं, वो तो इन्होंने ही ऐड करवाई है ना। तो ये भी तो हो सकता था ना कि अगर ये इतने ज्यादा बुद्धिज्म के खिलाफ थे तो ये पूरा स्तूप तुड़वा ही देते, इन्होंने तुड़वाया नहीं, इसको और ज्यादा बेटर किया और ज्यादा ब्यूटिफाई किया।
ऐसे ही सांची स्तूप के साथ भी हुआ। सांची स्तूप भी जो है अशोक ने बनवाया था, बट बाद में जो डिफरेंट रेलिंग्स वगैरह हैं वो इन्होंने इसमें ऐड करवाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन रहता है शुंग डायनेस्टी का भी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म और स्तूप आर्ट। ओके, तो हल्का सा ये ध्यान रखेंगे, हल्की सी कहानी अपने को पता है, ये बहुत ही बढ़िया रेलिंग्स, बहुत ही बढ़िया जो कार्विंग्स है वो इसमें की गई हैं। ओके, जैसे इसमें लक्ष्मी जी की जो रेलिंग है वो की गई है यहाँ पे, है ना, तो लक्ष्मी जी की रेलिंग है। ये सिंगर्स एंड डांसर्स का ग्रुप की एक फोटो है। इसके अलावा जो एलिफेंट्स है दे आर बेसिकली होल्डिंग अप द व्हील ऑफ धर्म। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं दैट यस दे वर ऑल्सो दी फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा अब देखो ये कई सारी शुंग कंट्रीब्यूशन टू आर्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। जो पहला है दैट्स अ पिलर विद अ ग्रीक वॉरियर, मतलब इनके ग्रीक लोगों के साथ भी बनती थी। अभी हम डिटेल में करेंगे तब हम लोग हीलियोडोरस पिलर का जिक्र भी करेंगे, बट अभी के लिए उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट इन द एडवांस्ड स्टडीज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें। ये जो दूसरा है आपका, इट इज़ अ मेल फिगर, ये इंडियन ही है। दूसरा जो है इट इज़ थर्ड विमेन विद अ चाइल्ड एंड दिस विमेन विद अ फैन। तो मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया रिच कार्विंग्स, बढ़िया जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं इस पूरी डायनेस्टी में। ठीक है, ये बढ़िया सा वास है ना। इसके अलावा ये फीमेल फिगर है विद हेयर ऑर्नामेंट्स एंड ऑल दी टेराकोटा, है ना, तो इससे बने हुए हैं ये पूरी रॉयल फैमिली दिखाई हुई है आपको। ये ब्रॉन्ज की बैंगल्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत जो है गोल्ड का इस्तेमाल हो रखा है। इसके अलावा ये आइवरी का कॉम्ब है जो आपके हाथी के दांत वगैरह से बनाया हुआ है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज़ अ बीड ऑफ नेकलेस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आभूषणों का इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। एंड ऑल दी बैंगल्स, फैशन एंड ऑल दी मूर्तिज, स्कल्पचर्स, ये काफ़ी फेमस हुए थे शुंग डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। और बहुत ज़्यादा ये डिटेल्ड में हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका सिर्फ 100 सालों का ही टेन्योर था। सबसे जो बेस्ट इसमें राजा थे वो पुष्यमित्र शुंग ही थे। धीरे धीरे इसका भी डिक्लाइन आ चुका था और इनके जो सबसे लास्ट रूलर थे देवभूति उनका नाम था, जिनको हरा दिया था कण्व ने। इसीलिए इन सारे शुंग डायनेस्टी की जगह पर आती है फिर बाद में कुछ टाइम के लिए आपकी कण्व डायनेस्टी, है ना, जिनको आप कण्व, कन्वाज कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जो कन्वाज हैं ये भी सारे हरा दिए गए थे बाय सातवाहन। तो सातवाहन डायनेस्टी जो है फिर उस टाइम पर ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला हल्का सा एरिया, तेलंगाना, यहाँ पर सारा का सारा इनका मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अदरवाइज ये सारा जो एरिया है वो भी एक बार सातवाहनों ने जीता था। ठीक है, मतलब कि पूरा एरिया जो है वो शुंगों के बाद सातवाहन वाले एरियाज पर हम लोग चलते हैं। अब तो सातवाहनों का रूल अब देख लेते हैं कैसे क्या कहते हैं वो। सातवाहन, इनको हम आंध्राज भी कहते हैं। आंध्राज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो पूरा रूल है वो आंध्र प्रदेश के आसपास है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनको आंध्राज हम कहते थे, तो इनको हम आंध्राज कहते थे। खत्म होगी बात, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे अलग अलग स्टोरीज दी हुई कि आंध्राज नहीं थे, पुराणों में नहीं लिखा हुआ है इनको आंध्राज, किसी और राजा को आंध्राज में इंक्लूड किया गया है। तो बट अगर एनसीईआरटी में दिया गया है तो फिर उसको हम लोग मानेंगे आंध्राज। ओके, अच्छा इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। इट इज 2nd सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स के आगे, मतलब 1st सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक, मतलब 400 सालों का जो रूल है वो इस पूरी डायनेस्टी ने किया है। ठीक है, बहुत हमें कम पता है कि भाई कैसे जो शुंग हैं उनकी मतलब एक डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई, उसके पीछे के क्या रीजंस थे, वी डोंट नो कि 100 सालों में ऐसा क्यों हुआ। तो मतलब एक आप कह लो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना पाए लोग वहाँ पे, एक सेंट्रलाइजेशनल पावर जो है वो नहीं डेवलप हो पाई वहाँ पे, तो जो लोग हैं वो फॉलोअर्स नहीं बन पाए इस पूरी डायनेस्टी के। सो दैट्स वाई 100 सालों में ही जो है वो खत्म हो गई। इसके अलावा बहुत सारे जो वॉर हैं वो लड़े गए थे। तो शुंग डायनेस्टी का एक और सातवाहनों से भी हुआ था जिसमें वो जीत गए थे, है ना। तो मतलब ये है कहने का कि एक स्टोरी बेसिकली एनसीईआरटी में ये बताई गई है कि भी इनका जो वॉर है सातवाहनों से हुआ था एंड अल्टीमेटली दिस डायनेस्टी डेवलप्ड इन दैट एरिया। बट बीच में छोटे से टाइम के लिए जो कण्व डायनेस्टी है वो भी आती है कुछ टाइम के लिए, मतलब आप कह लो कि 15-20 सालों के लिए। ठीक है, तो बस उसको तो नहीं सालों के लिए, बट हाँ। अच्छा, अगर सातवाहनों की बात करोगे तो सातवाहनों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 बढ़िया फेमस जगह है, अमरावती एंड प्रतिष्ठान, जिसको आप पैठान भी कह सकते हैं। अब ये जो 2 सिटीज़ हैं ये बहुत फेमस है।
यहाँ पर बेसिकली सारा का सारा जो कॉमर्स है, ट्रेड है, वो सारा हुआ करता था। अब क्योंकि अमरावती वाले एरिया में है हम, तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आएगा। बुद्धिज्म जब हम करेंगे ना, तो बुद्धिज्म में ना जो अलग अलग मूर्तियाँ का टाइप है बुद्ध की, कि किसी में वो ऐसे जो है बिल्कुल एक हाफ आई जो है वो क्लोज करके बैठे हैं, मेडिटेशन वाली मुद्रा में है। किसी जगह पर उनका चेहरा बहुत ऐसे खिला हुआ है, बिल्कुल ऐसे प्रफुल्लित सा चेहरा है। किसी में थोड़े से सैड से दिख रहे हैं। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बेसिकली जो एक ऐसा स्कूल ऑफ आर्ट है जो बेसिकली सिर्फ बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर नहीं काम करता है, बल्कि जो उनकी जातक कथाएं हैं, जो जातक टेल्स हैं, जो उनकी प्रीवियस बर्थ की कथाएं हैं, उनकी कहानियों का एक काइंड ऑफ रिच कार्विंग है या रिच स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे उसमें। अभी हम जब पढ़ेंगे बुद्धिस्ट आर्ट तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। बट हाँ, क्योंकि अमरावती वाला एरिया इनके अंडर आता था, सो दैट्स व्हाई दे वर बेसिकली द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एज वेल। ब्राह्मणिज्म को भी मानते थे सातवाहन और बुद्धिज्म को भी मानते थे, तो दोनों के ही बेसिकली फॉलोअर्स थे ये। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स बहुत डेवलप थे यहाँ पे। अब जो कॉइन्स इशू किए गए थे सातवाहनों के द्वारा, उनके ऊपर ना काफी ज्यादा आपको शिप के ये सारे के सारे सिंबल्स मिलेंगे। और आपको ये सारे जितने भी ये है ना कॉइन्स, ये आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, ईस्टर्न इंडिया तक, सदर्न इंडिया तक ये मिलेंगे, जो ये दिखाता है कि इनका जो ट्रेड है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और सिर्फ इंटरनली इंडिया के अंडर ही नहीं, बल्कि जो रोमन एम्पायर है उस तक भी इनका जो ट्रेडिंग कंपार्टमेंट है वो फैला हुआ था, है ना। तो काफी ज्यादा ट्रेडिंग के लिए जाना जाते थे। तो ये शिप जो है वो काफी इनकी अच्छी क्वालिटी की थी। सो जो शिप ट्रेड है विद अदर एम्पायर्स थ्रू वाटर, ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। दैट्स व्हाई दिस डायनेस्टी वाज वेरी पावरफुल, बिकॉज ट्रेड अच्छा है तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यहाँ पर आई हुई है। ओके, तो अगर ये शिप की है तो इसमें दिखाती है दैट इट इज द एडवांस्ड शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज दे हैड। मैरीटाइम ट्रेड में ये बिलीव करते थे और मैरीटाइम ट्रेड ये करते भी थे, विच वॉज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ। ओके, तो ट्रेड हो गया। अब बात करते हैं खाने पीने की, भूख की। तो एग्रीकल्चर भी जो है वो काफी फ्लोरिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन और इसके आसपास जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, है ना। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, तो काफी ज्यादा अच्छी है ये। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है फिर इसके पास। अब एग्रीकल्चर में खाने पीने का बढ़िया सब कुछ अवेलेबल है, ट्रेड अच्छा चल रहा है, तो आपका पेट भी भरा हुआ है और आपके पास जेब में पैसे भी हैं। और जब ऐसा सिचुएशन होता है, जब स्टेबिलिटी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फूड वाइज आती है, देन यू विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड मोर अदर थिंग्स एज वेल, है ना। तो इसीलिए जो सारी चीजें हैं वो डेवलप हुई और बहुत ही पॉलिटिकल पीरियड था ये, पीसफुल नेचर का, जिसमें लिटरेचर, आर्ट और कल्चर की हम लोगों ने डेवलपमेंट देखी। अब ये जो सातवाहन है ये ट्रेड भी करते थे, ये भी हमने देखा है। तो कुछ इंपोर्ट करते थे, कुछ एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी ग्लास एंड परफ्यूम्ड ऑइंटमेंट्स, ये जो इत्र वगैरह हैं तो वो सब ये लोग मंगाते थे। ठीक है, ग्लास वगैरह मंगाते थे। इसके अलावा जो आपका एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में तो इंडिया फेमस है। टेक्सटाइल, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी काफी एरिया में फैली हुई आंध्र प्रदेश में। आपके लग्जरी आइटम्स लाइक गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स, आइवरी, ये सब जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे टू डिफरेंट रोमन एम्पायर, टू डिफरेंट अदर एरियाज ऑफ इंडिया एज वेल। तो काफी डेवलपमेंट थी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इस केव की। ये बहुत इंपॉर्टेंट केव है। ये जो केव है इसे हम कहते हैं नैनीघाट केव। नैनीघाट जो केव है ये महाराष्ट्र में है, पुणे वाले एरिया में, जिसको यूज किया जाता था एज अ हब फॉर कलेक्शन ऑफ टोल्स एंड टैक्सेस। और जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर आकर रेस्ट कर सकते थे। ये इसलिए खास बात है इसकी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि सातवाहनों के टाइम पर जो नैनीघाट केव्स हैं वो किसके लिए फेमस थी। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ मेजर ट्रेड रूट का पार्ट, और ट्रेडर्स के आराम की जगह थी ये, और कलेक्शन ऑफ टोल्स एंड टैक्सेस भी यहीं पर ही होते थे हमारे। ठीक है, तो ये खास चीज। अब अगर सातवाहनों की आप बात करोगे इसमें, तो जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। जैसे सोसाइटी में एक खास बात थी कि जो ये आपके सातवाहनों के राजा थे, इनका जो नाम है इनकी मदर के नाम के ऊपर रखा जाता था। जैसे अगर मदर का नाम जो है गौतमी बालाश्री है, तो जो उनके बेटे हैं उनका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ही जो है वो सबसे बेस्ट राजा हुए हैं सातवाहनों के टाइम के, जिस टाइम पर सातवाहन डायनेस्टी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी हासिल कर रही थी।
ठीक है, ये तो ये खास बात। और इन रानी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सारी बातें हैं कि भाई ये इन्होंने काफ़ी सारे जो है लैंड को डोनेट किया था टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस पूरे किंगडम में, तो जो ये बात बोलती थी वो हो जाती थी, तो इसीलिए काफ़ी ये भी स्ट्रॉन्ग एक रूलर मानी गई हैं, और इनके जो बेटे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रूलर माने गए हैं उस टाइम पे। तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जैसे कॉइन्स जो हैं वो भी, इनके जो कॉइन्स हैं ये हैं अब आपके अगेन अपने ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा सब कुछ ये। तो संस्कृत का जो रीजन था वो धीरे धीरे शुंग डायनेस्टी में हो रहा था, बट अगेन सातवाहनों वाला जो एरिया है वहाँ प्राकृत लैंग्वेज है एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखी गई है हमारी। ठीक है, तो खास बात ये है। अब जो कॉइन्स आप लोग देखोगे, अब इन्होंने कॉइन्स ना अलग अलग तरीकों के निकाले, सिल्वर के निकाले, कॉपर के निकाले, ब्रॉन्ज के निकाले। सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन जो थे वो इनके थे लेड के कॉइन। सातवाहन डायनेस्टी इकलौती डायनेस्टी थी जिसने लेड के कॉइन्स की शुरुआत की थी। ठीक है, तो एक तो इसलिए बड़े फेमस हुए। इसके अलावा जो है नन्हेघाट केव में एक और इंस्क्रिप्शन मिली है। अब जो ये जो इंस्क्रिप्शन है आपकी, ये जो है ये दिखाती है दैट गौतमी पुत्र जो है सतकर्णी के क्या क्या मतलब अचीवमेंट्स वगैरह थे। अब जो अनदर सेट ऑफ इंस्क्रिप्शन नन्हेघाट केव्स में ही ये आपकी सातवाहन विडो क्वीन उनके बारे में दिखाता है सारी सब कुछ चीज़ें। अब इनके नाम हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी सातवाहनों के टाइम पर भी ऐसा नहीं था कि सारा बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म को ही हम लोगों ने प्रमोट किया हुआ था। ब्राह्मणिकल कल्चर और जो वैदिक रिचुअल्स है वो हम लोग यहाँ परफॉर्म करते थे। जो अश्वमेघ यज्ञ है वो भी परफॉर्म किया गया है यहाँ पे। जो डिफरेंट भगवान हैं जैसे इंद्र हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, इन सब की भी जो है पूजा यहाँ पर होती थी। इंस्क्रिप्शंस में ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो क्वीन है उसने काफ़ी डोनेशंस दिए थे, लैंड, काउज, हॉर्सेस, है ना। एक तो ये चीज़, और ये सब जो है सिर्फ सारे ब्राह्मणों को नहीं गए बल्कि वर्कर्स को, स्कॉलर्स को, जो डिफरेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको गए सारी डोनेशन। तो ये पूरी जो इंस्क्रिप्शन है नन्हेघाट केव में, दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात तो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है ये सारी चीज़ों के बारे में, सातवाहन विडो क्वीन के बारे में, और जो पहला है उसमें कि इट वाज यूज्ड एज अ ट्रेड रूट, जहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो आराम करते थे एंड अल्टीमेटली जो टोल्स और टैक्सेस थे उनकी करेक्शन यहाँ पर होती थी। तो ये सारी बातें बस इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखने हैं। इसमें ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि भाई यहाँ पे ना जो न्यूमरल्स हैं, जैसे एक को ऐसे लिखा जाता है, दो को ऐसे, चार को ऐसे, ये सब भी लिखा है, मिला हुआ है में। तो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ न्यूमरल्स लिखे हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न न्यूमरल्स हैं वो बहुत पहले आ गए थे, और ये एक हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट का एक हमारे पास एविडेंस है। ठीक है, तो जो सातवाहन है, सातवाहन डायनेस्टी में ध्यान रखना है सोसाइटी जो है थोड़ी सी आप कह लो कि मैट्रीलिनियल है, मतलब कि मदर के नाम के बाद जो है आपका नाम शुरू होता है। ठीक है, पहले लगता है गौतमी पुत्र बोलते हैं, किसी फादर के नाम का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसमें। शिप बिल्डिंग है, ट्रेड रूट्स हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, एग्रीकल्चर अच्छा है, ब्रह्म स्क्रिप्ट है, संस्कृत लैंग्वेज भी है, साथ में अलग अलग जो अश्वमेघ यज्ञ हैं, वैदिक रिचुअल्स हैं वो भी हो रहे हैं। सो ऑल दीज एरियाज वर बेसिकली फेमस फॉर ऑल दीज रीजन्स। ठीक है, सातवाहनों के हल्के से ये सारी बातें ध्यान रखनी है हम लोगों ने। और ये जो सातवाहन है, अब क्योंकि ये ब्राह्मणिकल कल्चर में भी मानते थे, तो दे वर बेसिकली द फॉलोअर ऑफ वासुदेव, जो कि कृष्ण जी को हम लोग बोलते हैं वासुदेव, है ना। तो इनके फॉलोअर्स थे ये। इसके अलावा उन्होंने और सारे जो स्कूल्स थे, जैसे बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैन स्कूल ऑफ थॉट है, उन सबको भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट किया था। ठीक है, तो बहुत सारी जो लैंड है, टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड, वो भी दी थी टू डिफरेंट वैदिक स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, एंड अल्टीमेटली दे हेल्प इन देयर स्टडीज एज वेल। ओके, अब इसकी देखो ये दो इंपॉर्टेंट केव्स ध्यान रख लेना। सातवाहनों की जब भी बात आएगी ये दो केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कार्ला केव्स, ये आपके अगेन महाराष्ट्र में है, जिनको सातवाहनों ने बनवाया था। देखो कितनी ज़्यादा सुंदर, कितने सारे पिलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कितनी बढ़िया जो ये आप कह लो कि डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो केव्स हैं ये बनी थी स्पेशली फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, विहारों के तौर पे इसको इस्तेमाल होता था, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो रह सके, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ये इट इज़ दी मैग्निफिसेंट पिलर्स हैं यहाँ पे, एंड द स्टोन रेप्लिका ऑफ अ स्तूप इन दी सेंटर। देखो ये वाला स्तूप की रेप्लिका बनाई गई है यहाँ पे, सो दैट जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस है उनको फॉलो किया जा सके। और ये एक ही रॉक हिल स्लाइड को काट के बनाई गई सारी केव्स हैं ये।
तो ये बहुत अच्छा एक आर्किटेक्चर दिखाती है उस टाइम का। दूसरी जो इंपॉर्टेंट केव्स है वो है आपकी पितलखोरा केव्स। ये जो है ये भी अगेन महाराष्ट्र में है। यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो यक्ष की मिली है। यक्ष, यक्षिणी, ये जो है डेटीज हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये माइनर डेटी है एसोसिएटेड विद नेचर एंड अगेन सातवाहन पीरियड के टाइम पर इसको कार्व आउट किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज, इसके अलावा ये कार्ला केव्स और पिथलखोरा केव्स, फॉलोअर्स ऑफ वासुदेव, शिप, लेड कॉइन्स एंड मेट्रिलिनियल सोसाइटी, जिसमें मदर के नाम के बाद आपका नाम शुरू हो रहा है। और कैसे आए, इसके जो फाउंडर थे, द नेम ऑफ फाउंडर वॉज सिमुका। तो सिमुका ने बेसिकली ये फाउंड की थी डायनेस्टी। तो 1st सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक इनका पूरा रूल रहा था, तभी इनको हम आंध्र कहते हैं, बिकॉज ये आंध्र प्रदेश के एरिया के आसपास हमें मिलते हैं। ओके, चलिए, एक तो ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 3rd सेंचुरी CE है, वहां पे सातवाहन एम्पायर जो है इट गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और इसका जो सबसे मेन रीजन था वो था वीक सेंट्रल कंट्रोल एंड ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन। ट्रेड रुका, एग्रीकल्चर का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, और ड्रॉट्स वगैरह पड़े, और इसी वजह से जो है स्टेबिलिटी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों चली गई। और सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनएफिशिएंट रूलर्स एट द सेंट्रल लेवल। तो इसीलिए सातवाहनों का टाइम जो है अब चला गया। ठीक है, अब इनके साथ साथ ही एक डायनेस्टी और है जिसे हम कहते हैं छेदी डायनेस्टी, कमिंग ऑफ दी छेदीज। ये जो एरिया ना आपका उड़ीसा वाला एरिया, वहां पर डायनेस्टी जो है वो मतलब प्रॉस्पर करेगी अभी। अब मौर्यन एम्पायर के बाद अशोक ने जो कलिंग वॉर जीता था, कलिंग वॉर क्या था आपका उड़ीसा में ही था, तो जो पूरा एरिया है वो अशोक के ही अंडर आ गया था, मौर्यन एम्पायर के अंडर आ गया था। जब अशोक की डेथ हुई, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तब यहाँ पे जो है दोबारा से जो किंगडम थे वो डेवलप होने शुरू हुए। सो दैट्स वाई द डेवलपमेंट ऑफ छेदी डायनेस्टी हेयर, ये इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जो कलिंग है वो बहुत ही प्रॉपर सेंटर के तौर पर उभरा था एंड द नेम ऑफ द किंग वॉज खारवेला। खारवेला जो किंग थे वो मतलब बहुत फेमस थे उड़ीसा के वाले एरिया में। इनकी पूरी जैसे इनका जो जिक्र है वो मिलता है हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस जो है वो उड़ीसा वाले एरिया में ही जो है वो प्रेजेंट है, जो ये इनका पूरा बताती हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स थी, कैसे इन्होंने रूल किया। सो वो सारी बातें जो है, जहां पर भी खारवेला रूलर का नाम आएगा वहां पर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनको भिक्षु राजा के नाम से भी जानते थे, द मॉन्क किंग, क्योंकि इन्होंने जैन ट्रेडिशन को काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा फॉलो किया, और जैन धर्म के लोगों के लिए कई सारी गुफाएं वगैरह भी बनवाई है ना। तो इनका जो मेन फोकस था वो जैन धर्म पे था। जैसे स्टार्टिंग में जो हमने किया अपना ये शुंग डायनेस्टी, वो ब्राह्मणिकल कल्चर को बेसिकली फॉलो करते थे। जो सातवाहन है वो बुद्धिज्म प्लस ब्राह्मणिज्म दोनों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। डिफरेंट रॉक्स वगैरह बना रहे हैं, डिफरेंट केव्स वगैरह बनाकर दे रहे हैं डिफरेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, और वासुदेव जो कृष्ण जी हैं उनको भी मानते हैं। तो अब जो है छेदी डायनेस्टी में आपको ध्यान रखना है, भिक्षु राजा है खारवेला, और जिन्होंने सिर्फ जैन धर्म को देखो प्रमोट तो किया, बट बाकी सभी धर्मों को प्रमोट होने का मौका दिया। ऐसा नहीं कि भाई बाकी सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है वो दे सीज टू एग्जिस्ट हियर, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट केव्स हैं, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स, ये उड़ीसा में ही हैं। ये दो अलग अलग रॉक स्ट्रक्चर्स में बनाई हुई केव्स हैं आपकी, जो स्पेशली बनाई गई थी फॉर जैन मॉन्क्स, जिसमें बहुत ही जैसे पैनल्स, इंट्रिकेट स्टैचूज, स्पेशियस रूम्स, ये सब कार्व आउट किए गए हैं इनटू द रॉक, जो ये दिखाती हैं जो क्राफ्ट्समैन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्किल के थे। बढ़िया रूम बनाए हैं, बढ़िया पैनल्स हैं वहाँ पे, बढ़िया आपके स्टैचूज हैं वहाँ पे। तो ये जो दो केव्स हैं उदयगिरी और खंडगिरी, ये खारवेला के टाइम पर बनवाई गई थी स्पेशली फॉर जैन मॉन्क्स, ये आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो ये चीज़। इसके अलावा रॉकेट आर्किटेक्चर है ये, ओके, एंड अगेन इट विल टर्न इनटू अ हायर क्लास। ये देखो ये सारी की सारी उदयगिरी केव्स हैं, ये वाली जो भुवनेश्वर के आसपास है। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये वाली, जो खारवेला किंग के बारे में बताती हैं हमें। और ये है आपका कार्व्ड पैनल, जो कि एक सीन फ्रॉम द रामायण है। तो मतलब इसका ये है कि सिर्फ जैन बुद्ध धर्म को नहीं प्रमोट किया गया है, बल्कि ब्राह्मणिकल रिलीजन को भी यहाँ पर प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो ये खारवेला किंग के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे लिए। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, जो सारे के सारे किंग खारवेल की अकम्पलिशमेंट को दिखाती हैं, विक्टोरियस मिलिट्री कैंपेन्स को दिखाती हैं, उनके द्वारा किए गए सारे वेलफेयर ऑफ द पीपल को दर्शाती हैं। तो अगर आपको कुछ भी जानना है खारवेला के बारे में, तो आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो सब कुछ बता देगी।
इसके अलावा इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया इन सारे इंस्क्रिप्शंस में कि भाई हमारे यहाँ पे तो काउंसिल ऑफ एसेटिक और सेजेस हुआ करती थी, ठीक है, जिसकी मतलब काइंड ऑफ मतलब इसने ये काउंसिल क्रिएट की थी सो दैट जो है काफ़ी हर एक टेम्पल आप कह लो, हर एक सेक्ट आप कह लो, तो इन सब को जो है दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने के लिए, दोबारा से बनवाने के लिए ये सारी जो काउंसिल है वो काम करती थी, ठीक है। तो काइंड ऑफ कि मतलब इसे एडवाइस देने के लिए भी काम करती थी कि ये टेम्पल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। खुद तो नहीं बनाया उन्होंने ऑब्वियसली, लेकिन जो एडवाइस है किंग को वो तो दी ही जाती थी फ्रॉम दोज पीपल, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ एसेटिक एंड सेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये खारवेला किंग के बारे में सारी चीजें हमने देखी। ये हम लोगों ने सातवाहन, छिदी डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन, ये हल्का सा हमने एक ना मतलब स्टार्ट किया है चीज़ों को करना। इसके आगे ना हमें इसमें चैप्टर में जो किंग हैं साउथ इंडिया वाले उनको डिस्कस करना है, जिसमें चोला, चेरा, पांड्या, ये 3 डायनेस्टीज आएंगी। और सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो इन्वेजन है वो बाहर से भी हुए हैं, इंडो ग्रीक का, शक का और कुषाणों का, तो ये सब भी हमें करने हैं। तो अभी के लिए आप लोगों ने चैप्टर का ये पार्ट 1 ही देखना है, जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है कि भाई ये इंस्क्रिप्शन इसकी है, इस स्क्रिप्ट में ये लिखी गई है और ये क्यों लिखी गई है, कैसे लिखी गई। तो हल्का सा आपको जो एवोल्यूशन है हिस्ट्री का वो पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें ये वाला मैप है, स्टार्टिंग वाला ये वाला मैप, कि ये शुंग डायनेस्टी आप यहाँ पे है, सातवाहन यहाँ पे हैं, छेदीज जो है वो यहाँ पे हैं, ये हैं। ये डायनेस्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मौर्यन एम्पायर। ओके, यहाँ पर चोला, चेरा, पांड्या है। चोलाज आपके तमिलनाडु में है, चेराज आर बेसिकली द केरला पुत्र एंड पांड्याज जो है वो थोड़ा सा साउथ इंडिया के तमिलनाडु वाले एरिया में है। तो अभी हम फिर ये करेंगे इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, ये बाहर से आए थे, इनके क्या फीचर्स थे, अपने साथ क्या लेकर आए थे, कैसी आर्ट थी इनके पास, वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से पता लगेंगी। इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट रहे इस चैप्टर में तो आप हमें बात कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, सारी एनसीईआरटीज़ हम लोगों ने कवर करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को भी बताती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।